नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 में जो भूगोल विषय है उसका पहला पाठ, मानव भूगोल के मूल तत्व, मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र, जिसे कि हम अंग्रेजी में मानव यानी ह्यूमन भूगोल अर्थात जियोग्राफी, प्रकृति नेचुरल एंड विषय क्षेत्र अर्थात स्कोप, जो कि विषय क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपनी भूगोल के साथ साथ अंग्रेजी भी पक्की कर लें, क्योंकि जब प्रैक्टिकल एग्जामिनर आता है तो वो छोटे मोटे प्रश्न भी पूछता है। भूगोल की स्पेलिंग बताइए, नेचुरल यानी प्रकृति, स्कोप यानी विषय क्षेत्र, तो उनकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए आने वाले कंपटीशन में। और भूगोल में जो नया पैटर्न में बदलाव होने वाला है वो इसी विषय के लिए है कि आपको अंग्रेजी से भी जोड़ा जाए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। खंड अ, मानव भूगोल के मूल तत्व, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। और आज का जो पहला प्रश्न है उस पर गौर करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार से समझा जाएगा। प्रश्न है कि मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषाएं बताएं तथा इसकी विषय क्षेत्रों के प्रमुख तत्वों के नाम लिखें। अर्थात हमको ये बताना है कि मानव भूगोल कहते किसे हैं, मानव भूगोल की परिभाषाएं किन किन भूगोल वेत्ताओं ने दी हैं और मानव भूगोल की विषय क्षेत्रों के कौन कौन से नाम है। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर भूगोल की परिभाषा लिखी है कि वह भूगोल जिसमें मानव का यानी आप स्वयं, आप कौन हैं, आप हैं मानव यानी हम सब मानव हैं, तो वह भूगोल जिसमें मानव का यानी हमारा भौतिक पर्यावरण, अर्थात भौतिक पर्यावरण से मतलब क्या है, जो भी हम बाहर देख रहे हैं, पेड़ पौधे, चट्टानें, जीव जंतु, कभी कभी भूकंप की घटनाएं, मतलब जो भी आप क्लाइमेट में, जलवायु में जो भी आप अपनी दृष्टि से देखें और जिनको आप महसूस कर सकें, वो सब भौतिक पर्यावरण। तो फिर से परिभाषा की तरफ चलें कि वह भूगोल जिसमें मानव का भौतिक पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ मिलकर अध्ययन किया जाए, वह भूगोल मानव भूगोल है। यदि इसको उदाहरण के माध्यम से समझा जाए तो जैसे मानव और पर्यावरण के मध्य कई प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से समझें कि मानव का पर्यावरण के साथ कैसे कैसे संबंध है, कि मानव भी कृषि कर रहा है, मानव पशुपालन का कार्य भी कर रहा है, मानव उद्योगों में भी लगा हुआ है, मानव व्यवसाय भी कर रहा है, मानव के द्वारा परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाओं में भी अच्छे प्रकार से भाग लिया जा रहा है। जब मानव स्वयं ही इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करे, पशुपालन का अध्ययन करे, उद्योगों का, व्यवसायों का, परिवहन का, संचार का, व्यापार का, जलवायु का, वर्षा का, तापमान का जब अध्ययन किया जाए, इन सब परिघटनाओं का अध्ययन जब मानव के द्वारा किया जाएगा, तो वो अध्ययन मानव और पर्यावरण के मध्य में एक सामंजस्य स्थापित करता है। उसी सामंजस्य को हम मानव भूगोल कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, याद रखने की अपेक्षा समझें जरूर। आगे की तरफ इसमें देखें कि ये मानव भूगोल की यदि अर्थ या परिभाषा है तो अन्य भूगोल वेत्ताओं ने इसकी क्या क्या परिभाषा दी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के भूगोल वेत्ता है एलन सैंपल। कभी कभी प्रश्न में 1 नंबर में ये भी पूछा जाएगा कि अमेरिका के भूगोलवेत्ता का नाम लिखें, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के नाम बताइए, जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका की भूगोलवेत्ता ने कौन सी मानव भूगोल की परिभाषा दी है। तो इस प्रकार से भी आपको इस प्रश्न को याद रखना है और समझना है। देखिए, अमेरिका के भूगोलवेत्ता एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और स्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यदि आप पूरी लाइन को याद नहीं रखें तब भी इसमें एक शब्द है चंचल मानव। तो एलन सैंपल अपने आप में स्वयं एक चंचल मानव है। चंचल मानव का आप यदि आप भौतिक पर्यावरण में देखें तो कोई बालक, जैसे कि आप उसे कहें कि बैठ जा, पर वो बालक बैठेगा ही नहीं, कभी इधर उधर। किसी कार्य को कहेंगे आप खड़ा हो जा, स्टैंडिंग हो जा, पर वो खड़े होने में भी हिल रहा है। तो उसकी प्रकृति कैसी है, चंचल प्रकृति है। तो यहाँ पर जो मानव भूगोल में इन्होंने चंचल मानव के लिए जो खासकर शब्द यूज किया है वो है एलन सैंपल।
तो एलन सैंपल की परिभाषा में मानव भूगोल में खास बात यह है कि वो चंचल मानव की बात कही गई है। देखिए दूसरे हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लांस। इनके अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव की पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देती है। जी हाँ, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव, इसमें पृथ्वी शब्द को इन्होंने गौर में लिया है। तो याद रखने वाली बात, एलन सैंपल चंचल, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लांस के अनुसार पृथ्वी, इसमें एक खास बात है कि पृथ्वी और मानव के संबंधों को जो नया विचार दिए वो परिभाषा विडाल डी ब्लांस ने दी है। जबकि जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल में मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी रेडजेल ने, इनके नाम में ही रेड जेल रा से शुरू होता है, और इन्होंने मानव समाजों की बात कही है कि मानव समाज और धरातल के बीच का जो संश्लेषित अध्ययन किया जाएगा वो मानव भूगोल होगा। तो ये तीन परिभाषाएं आपको बड़े अच्छे प्रकार से याद रखनी है, समझनी है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं याद रखने के लिए कि आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे चलें कि मानव भूगोल का अर्थ हो गया, मानव भूगोल की परिभाषाएं हो गई। आगे देखें मानव भूगोल की विषय क्षेत्र अर्थात मानव भूगोल का अध्ययन किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा। देखिए पहला है 6 क्षेत्र है इसके कुल की जनसंख्या। जी हाँ, आप जब भी मानव भूगोल या भूगोल की किताब पढ़ें तो आप उसमें जनसंख्या वाला पाठ पढ़ते ही हैं। तो भूगोल में जनसंख्या हो गया। प्राकृतिक संसाधन वाला भी पाठ आप पढ़ते ही हैं, आपकी अनुक्रमणिका में शामिल है संसाधन वाला पाठ। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक का मतलब है आपने यदि जनजातियों की रीति रिवाजों को पढ़ा हो तो वहाँ जो उनकी संस्कृति है उनका भी तो अध्ययन भूगोल की किताब में किया जा रहा है। अर्थात मानव भूगोल का एक स्पेशलाइजेशन क्षेत्र है सांस्कृतिक वातावरण। तो ये भी आपकी समझ में आएगा। चौथा है कालिक अनुक्रम। हर एक काल में अपनी अपनी एक रीति रिवाज, हर एक काल में पृथ्वी या वातावरण का एक अलग घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि 2002 में गुजरात में भूकंप आया, लेकिन 2002 के बाद कोई ऐसी बड़ी त्रासदी नहीं हुई, सुनामी आई। तो इन सभी परिघटनाओं का अध्ययन आप एक काल विशेष में करते हैं, यानी एक टाइम विशेष में करते हैं, और उन विषयों के अध्ययन को आप भूगोल में जोड़ते हैं। तो मानव भूगोल का एक विषय क्षेत्र हो गया कालिक अनुक्रम। तो याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगला है समायोजन और प्रादेशिक संगठन। जी हाँ, जो भी प्रादेशिक संगठन हैं उन सब का भी अध्ययन आप मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में ही करते हैं। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों से संबंध कि आपने किसी दूसरे प्रदेशों से संबंध का भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन तो कुछ पढ़ा होगा कि इसमें दूसरे प्रदेशों से संबंध, इस प्रश्न की झलक दिखाई पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बोलूं, आप समझने का प्रयास करें कि केरल का मानव विकास सूचकांक राजस्थान की अपेक्षा अधिक क्यों है। तो ये मतलब दो प्रदेशों की बात हो रही है कि केरल में हाई शिक्षा है, केरल में लोग बीमार कम हैं, लेकिन राजस्थान में शिक्षा का स्तर कमजोर है। तो दो प्रदेशों के बीच में जब तुलना हो रही है तो ये तुलना वाला प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है? क्या इतिहास में पूछा गया? नहीं। क्या गणित में पूछा जा रहा है? नहीं। पूछा कहाँ जा रहा है? भूगोल में। तो दूसरे प्रदेशों से संबंध मानव भूगोल का भी एक विषय क्षेत्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि मानव भूगोल में, ये दूसरा प्रश्न है इस पाठ में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि मानव भूगोल में संभववाद और नव निश्चयवाद की विचारधाराओं को बताएं। देखिए, संभववाद की विचारधारा फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लांस ने दी है। तो ये प्रश्न 1 नंबर से भी है और वैसे भी थ्योरेटिकल में पूछा जाएगा। विडाल डी ब्लांस संभववाद के जनक हैं या दाता हैं, कुछ भी समझ लें, एक ही जैसे शब्द हैं। इन्होंने ये बात कही कि मानव अपने वातावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है और वो प्रकृति को संशोधित ही नहीं बल्कि परिवर्तित भी कर सकता है। यानी ये संभव की बात कर रहे हैं कि मानव चाहे तो प्रकृति को संशोधित ही नहीं, मानव चाहे तो प्रकृति में परिवर्तन भी कर सकता है।
और अपने अनुसार वातावरण में भी परिवर्तन कर सकता है। तो इनकी इस विचारधारा में क्या चीज आपको खास दिखाई पड़ रही है, वो है प्रकृति में संशोधन करने की विचारधारा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें मानव को अधिक बलशाली माना गया है। ये कहते हैं कि मानव चाहे तो प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर सकता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण भी होता जा रहा है और प्रकृति पर मानव के प्रयासों की इच्छा पड़ने लगी है। जरा सोचें, क्या मानव वास्तव में ही प्रकृति को विजित कर सकता है? क्या मानव चाहे सुनामी, भूकंप, इन सभी घटनाओं को किसी भी प्रकार से टाल सकता है, या फिर टाल सकता है और पहले उसका अंदाजा लगाना? इन दोनों में मित्रों अंतर है। तो मुझे लगता है ये संभववाद की विचारधारा इनके अनुसार ठीक है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से इससे सहमत नहीं हूँ। तो इसी प्रकार एक दूसरी विचारधारा आई संभववाद की जो विपरीत लाई गई, वो थी नव निश्चयवाद की विचारधारा। यह विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी है। टेलर ने इस विचारधारा को दूसरा नाम और दिया है, रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी नव निश्चय विचारधारा को जाना जाता है। इस विचारधारा में क्या बात कही गई है कि ना तो मनुष्य प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है और ना ही प्रकृति मनुष्य पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकती है, जबकि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करें तब आपस में सहयोग के आधार पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यानी कंसेप्ट क्लियर हो कि ना तो प्रकृति और ना ही मनुष्य, दोनों को एक दूसरे पर केवल सहयोग करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। संभववाद में तो आपने देखा कि मानव को अधिक बलशाली मान लिया गया है, जबकि नव निश्चयवाद में ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को रुको जाओ के नाम से जानते हुए भी मानव और प्रकृति को एक दूसरे का सहयोगी माना गया है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और कल फिर मिलते हैं इसी पाठ के नए प्रश्नों के साथ। बने रहिए शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।